जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोगों का जो रनिंग टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 12th टेस्ट है, जिसमें कि 12th क्लास के सिलेबस से सारे क्वेश्चन होंगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं आपके सामने और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से आए हुए डाले गए थे। तो कहीं ना कहीं इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी अभी की सिचुएशन कितनी अच्छी हो पाई है ना। तो आइए इसी सीरीज में आपके डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis। इसका अर्थ ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस पर बातें लागू हो रही हैं बट oogenesis पर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ को देखेंगे तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। ये तो दोनों पर एप्लीकेबल है, तो ये आपका आएगा नहीं। और डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस, यस, ये चीज स्पर्मेटोजेनेसिस में हो पाती है, जबकि oogenesis में मेयोसिस कंप्लीट होने के बाद फर्दर कोई और डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं होती। मेयोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। जी हाँ, ये चीज स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है बट प्यूबर्टी के और बर्थ के बाद में oogenesis के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये भी आ जाएगा आपके साथ। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो दोनों ही केस में होता है, इसलिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। लास्ट 5th स्टेटमेंट है, इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस पर एप्लीकेबल है ये चीज, लेकिन oogenesis की जहां तक बात है तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है बच्चों कब से, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से। फीमेल की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वहीं से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो है, देखिए, 2nd, 3rd एंड 5th। तो आइए देखते हैं 2nd, 3rd एंड 5th का कॉम्बिनेशन हमको कहाँ मिल रहा है। ये मिल रहा है हमको 2nd ऑप्शन में, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 2nd। आइए नेक्स्ट 137 क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 में यहाँ पर आपको देखना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन A, B, C, D विथ रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर देखते हैं GnRH 2 टाइप के होते हैं, LH एंड FSH। तो यहां पर हो जाएगा A के लिए FSH, ये हो जाएगा। देन LH स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल को, तो यहां पर हो जाएगा लेडिंग सेल एंड FSH स्टिमुलेट करता है बच्चों सर्टोली सेल को, तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्टोली सेल। और यहां पर आप देखिए ये स्टिमुलेट कर, ये एंड्रोजन को सिक्रीट करता है और ये कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, तो यहां हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। अब ABCD की बात करें तो FSH, लेडिंग सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस। देखते हैं कहां मिलेगा हमको FSH, देन इसके बाद में आप देखिए लेडिंग सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मियोजेनेसिस। ये फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस तरह से। फिर हमें देखना होगा 138 क्वेश्चन पर आते हैं एंड 139, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आपको देखना होगा कि हैप्लॉइड सेल का जो ऑप्शन है वो है, देखिए, प्राइमरी oocyte की बात करेंगे तो ये डिप्लॉइड होती है। अब डिप्लॉइड इसको छोड़ देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम। सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें तीनों ही सेल्स हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Given below are two statements. One is labeled as assertion A
and other is labeled as reason are. तो assertion A की बात करते हैं तो breast feeding during initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby. बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर colostrum contain several antibodies absolutely essential to develop resistance for newborn baby. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब assertion का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन या सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हमें यहां assertion को अगेन पढ़ते हुए उसके जस्ट बाद यहां पर जोड़ना होगा बिकॉज। तो जैसे ही यहां पर हम जोड़ेंगे बच्चों बिकॉज, तो उसके साथ कंटिन्यूटी में फिर रीजन पढ़ेंगे। अगर उसके साथ कंटिन्यूटी में रीजन सही बैठता है तब तो सही एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज नहीं। आइए देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स for bringing a healthy baby because colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. बिल्कुल सही है। तो assertion को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। इस तरह से आप देख पाएंगे इनको। देन हम देखेंगे 140 एंड 141 क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। तो ये तो बच्चों सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि बच्चा करेक्ट की जगह इनकरेक्ट और इनकरेक्ट की जगह पर करेक्ट देख लेता है। तो हमें सावधानी ये रखनी है कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं करेक्ट दिया है यहाँ पर, तो करेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे, इससे हमें हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसे मेनार्क कहते हैं। देन यहाँ पर देखिए लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मे बी। ऐसा नहीं है कि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन रुक गया है तो वो श्योर शॉर्ट प्रेग्नेंट ही है, ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे सीवियर वीकनेस हो सकता है कुछ एसटीडीज के केस में भी, या कुछ सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के केस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है। इसलिए यहां पर मे भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। देन साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट पूछा हुआ है तो सी करेक्ट हो गया और डी करेक्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे और ए भी करेक्ट था, तो ए सी डी ये हमें कहां पर मिल रहा है बच्चों? ये हमें थर्ड स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो थर्ड आंसर इसका आप कर पाएंगे। देन इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। तो आप देखेंगे आईलिड्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। ये तो थर्ड ट्राइमेस्टर पर नहीं होता क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के समाप्त होने पर पाया जाने वाला इवेंट है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। जी हाँ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। देन द हेड इज कवर्ड विद फाइन हेयर। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद की बात है। और एक्सटर्नल मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये चीज 5th मंथ में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। अब 142 क्वेश्चन की बात करें, 143 क्वेश्चन एंड 144 क्वेश्चन। आइए इन तीनों को डिस्कस करते हैं एक के बाद एक। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। जी हाँ, ल्यूटियल फेज में नए फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता। उसका रीजन यह है कि एफएसएच और एलएच का लेवल इस समय डाउन होता है। सवाल उठता है कि क्यों डाउन होता है? इसके डाउन होने के रीजन हैं। रीजन ये होता है बच्चों कि ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, जो जा करके हाइपोथैलेमस
और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हुए एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को डाउन कर देता है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर कहाँ मिल पा रहा है। तो यहां पर देखेंगे फोर्थ पर मिल जाएगा आपको, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। जी हाँ, किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स जरूरी होता है, या किसी भी ग्राफ्टेड टिश्यू को रिजेक्ट करने के लिए जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और उसमें भी अगर खास करके हम देखें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। आइए देखते हैं यहां पर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बाय टी सी सेल्स। यहां पर आप देखेंगे टीसी सेल्स मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल। ठीक है, देन इसके बाद में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट एचआईवी। एचआईवी से रिलेटेड करेक्ट क्या है? तो पहला देखते हैं, एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल होगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा गलत। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस that contains 2 identical molecule of single stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase। ये सही है, तो इसको आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। जी हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 145 एंड 146। 145 में देखेंगे एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी का एक्सट्रूड आउट करना कब पाया जाता है? तो आइए देखते हैं, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, ये तो गलत हो जाएगा। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखिए यहां पर सही मामले में तो ये होना चाहिए बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि एग्जाम के आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बहुत अधिक सवाल हम लोग नहीं उठा सकते। जो आया हुआ है एज सच उसी को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो ठीक है, हम यहाँ पर समझ लेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। देन इसके बाद में आप देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? आइए देखते हैं। करेक्ट पूछा है तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। It is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH। बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी, यहां तक तो सही है। एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। नो, एलएच के सिक्रीशन पर इनहिबिन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस। देखिए यहां तक तो ये भी सही है, यहां तक तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और आगे लिख रहा है एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। मैंने बताया ना कि एलएच के सिक्रीशन पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। देन इसके बाद में आगे देखेंगे, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। ये भी गलत हो गया, तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 147, 148, 149 एंड 150। ये चार क्वेश्चन एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं 147। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब इनकरेक्ट को हमें देखना होगा बेटा, तो यहां पर अंडरलाइन कर लेंगे इसको। एलएच एंड एफएसएच ट्राइगर ओव्यूलेशन इन ओवरी। तो देखिए एलएच एंड एफएसएच, देखिए ये सही स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये इनकरेक्ट है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि देखिए हमें पता चल रहा है अंडरलाइन करने से कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, बस इनकरेक्ट मिला, इनकरेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज लिखा हुआ है।
इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, जबकि यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, डिक्रीज दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आइए 148 की बात करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस के समय बनने वाली जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस का सही सीक्वेंस क्या है, यही चीज पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। स्पर्मेटिड तो लास्ट में जाकर के बनता है, बाद में। स्पर्मेटोगोनिया, जी हाँ ये हमें सही लग रहा है। स्पर्मेटोसाइट सही है। स्पर्मेटोजोआ और फिर स्पर्मेटिड, देखिए स्पर्मेटिड पहले आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। देन अगेन देखते हैं, ट्राई करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, फिर गड़बड़ हो गया। फिर यहां पर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल ये फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जो करेक्ट पूछ रहा था सीक्वेंस, वो करेक्ट सीक्वेंस हमारा ये हो जाएगा इस तरह से, फोर्थ। आइए देखते हैं बच्चों। इंक्रीज्ड IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बढ़ना, एंड डिक्रीज्ड MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डाउन होना इन अ पॉपुलेशन विल। अब सवाल उठता है कि देखते हैं, असल में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब किसी भी पॉपुलेशन में बच्चे अधिक तेजी से डाई करने लगते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ तेजी से होने लगती है, तो उस पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट घटती है वहां पर। इसी तरह से अगर बच्चों की डेथ रेट कम हो जाएगी, तो फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पर क्या होगा। इंक्रीज्ड IMR, तो इंक्रीज्ड IMR की बात अगर करते हैं बच्चों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लगी, तो पॉपुलेशन साइज को ये क्या करेगी, डाउनग्रेड करेगी। और डिक्रीज्ड MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटने लगेगी, तो इस कारण से पॉपुलेशन की जो साइज होगी, वो ग्रोथ रेट होगी, वो बढ़ेगी। तो इसमें एक फैक्टर तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को डाउन कर रहा है, एंड दूसरा फैक्टर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों मिल करके लगभग बैलेंस हो जाएंगे। तो लगभग जब बैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा, कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, नहीं। रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नहीं। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, जी हां, ये थर्ड आंसर आपका हो जाएगा कि इस पर कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट पर चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट 150। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहां की बात करेंगे तो राइट वन चूज करने के लिए कहा गया है, तो करेक्ट पूछ रहा है। देखते हैं। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इटसेल्फ, गलत हो गया बेटा, इसके लिए एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन यूटेरस, जी हाँ, यूटेराइन वॉल पर स्पर्म फैगोसाइट्स को स्टिमुलेट करती हैं, इसीलिए स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस तेजी से होने लगती है, जिससे कि स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सही यहां पर सेकंड आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 151 से लेकर के 154 तक की बात करते हैं, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ, जी हाँ, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जिनको कैजुअल सेक्सुअल कांटेक्ट या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के 72 आवर्स के अंदर यूज कर लेना होता है। तो देखेंगे विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, कोइटस का मीनिंग होता है कपुलेशन या सेक्सुअल कांटेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। किस ऑप्शन में सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट देखेंगे, गोनोरिया सही है, मलेरिया गलत हो गया, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखेंगे, एड्स है, सही है, मलेरिया अगेन गलत हो गया,
इसे आगे नहीं पढ़ेंगे। थर्ड, कैंसर, ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखेंगे बेटा, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पेस। गोनोरिया आप जानते हैं बैक्टीरियल एसटीडी है, नेसेरिया गोनोरी कॉज करता है। सिफिलिस की बात करेंगे, ये भी बैक्टीरियल एसटीडी है और ट्रिपोनिमा पैलिडम के थ्रू कॉज किया जाता है। और जेनाइटल हर्पेस जो होता है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू कॉज की जाने वाली वायरल एसटीडी है। तो इस तरह से इसी से मिलता जुलता एक और होता है, जेनाइटल वार्ट नाम की डिजीज होती है, वो भी वायरल एसटीडी है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू कॉज की जाती है। तो अभी जितने भी पैथोजन के नाम हमने बताए हैं बेटा, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इनके नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 153, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड कैन इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। किस कंट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोनल रोल इन्वॉल्व हो सकता है? तो देखते हैं, बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का रोल इन्वॉल्व नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट गया। देन यहां पर आप देखेंगे कॉपर टी में भी हार्मोन का रोल नहीं होता। देन थर्ड ऑप्शन देखेंगे पिल्स, जी हाँ, पिल्स में हार्मोन्स को यूज किया जाता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में भी प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या अकेले प्रोजेस्टिन हार्मोन को यूज किया जाता है। अगेन बैरियर मेथड आ गया तो फिर ये कट जाएगा। लास्ट आप देखिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया में बिल्कुल हार्मोन का रोल होता है, पिल्स हैं, हार्मोनल रोल शामिल होगा। और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा, जिनमें तीनों ही मेथड में हार्मोन्स का रोल आता है। ठीक है, आपके मन में शायद डाउट आ रहा होगा कि लैक्टेशनल एमिनोरिया में हार्मोन का क्या रोल है। लैक्टेशनल एमिनोरिया में एक्चुअल में होता यह है बेटा कि जब न्यूबॉर्न बेबी को इफेक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही होती है, उस समय उसके बर्थ से लेकर के 3 to 6 मंथ तक मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल काफ़ी अधिक होता है, और जिसके कारण से हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से एफएसएच का सिक्रीशन डाउन रहता है और उसकी ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ रुकी रहती है। ठीक है ना, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस वहां पर ऑलमोस्ट नील होते हैं। आगे देखते हैं, यहां की बात करेंगे तो मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, गोनोरिया अभी मैं जस्ट इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था 152 में पैथोजन के नाम। अब देखिए, पैथोजन के नाम को मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है ना। तो देखते हैं कि गोनोरिया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा नेसेरिया गोनोरी होता है, तो इसका देखिए किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। तो यहां पर जस्ट हम ऐसे क्वेश्चन में जस्ट यहां पर लिख लेंगे सेकंड। और फिर सिफिलिस ट्रिपोनिमा से मैच कर रहा है, तो यहां इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग थर्ड, तो ये थर्ड हो गया। एंड यहां पर हम लोग देखेंगे जेनाइटल वार्ट्स, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होगा इसका, तो यहां पर हमने लिखा फोर्थ। एंड एड्स HIV से मैच करेगा फर्स्ट, तो यहां हमने लिखा फर्स्ट। तो अब हमारा सही ऑप्शन हमें मिलेगा जो वो होगा 2, 3, 4, 1। आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 2, 3, 4, 1 यहां फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन में बच्चे इस तरह से मैच करते हैं, ऐसे मैच करते हैं, फिर इसके बाद में इसको ऐसे मैच करते हैं, इसको यहां और फिर इसको यहां, और फिर पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, जो मैंने पहले बताया आपको उस तरह से। ये फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड कॉलम के किस ऑप्शन से मैच कर रहा है वो नंबर यहां पर आप लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है 2, 3, 4, 1। तो अब हमें यहां पर चेक करना होगा 2, 3, 4, 1 का ऑप्शन कहां मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पर मिल रहा है तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। देन इसके बाद में यहां पर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 155 से 157 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी हां, यहां पर हम देख पा रहे हैं ट्राइकोमोनेसिस ये है, एंसेफेलाइटिस ये एसटीडी नहीं है। ठीक है ना, हालांकि एसटीडी कॉज करने वाले कुछ वायरसेस
इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकते हैं। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि इंसेफेलॉन मीन्स ब्रेन एंड लास्ट में ITIS लगा हुआ है, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन, तो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। तो सेरेब्रल टिश्यू या ब्रेन टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं, और ये कई रीजन से होती है। और बहुत सारे केसेज में देखा जाता है कि कुछ मॉस्किटोज वगैरह के बाइट करने से इसका जो पैथोजन होता है वो बॉडी में एंटर करता है। तो मोस्ट ऑफ केसेज में इंसेक्ट बॉर्न डिजीज कही जा सकती है, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कही जा सकती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बाकी की सारी डिजीजेज जैसे ट्राइकोमोनेसिस है, सिफिलिस है और एड्स है, ये सब तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी। देन आगे चलते हैं। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड GIFT, गिफ्ट। The full form of this technique is gamete intrafallopian transfer। आप जानते भी होंगे, तो gamete intrafallopian transfer यहां सेकंड पर मिल रहा है, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा। देन आगे देखते हैं बेटा, which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted diseases। तो देखते हैं, a person may contract syphilis by sharing milk। मिल्क की शेयरिंग या फूड की शेयरिंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द STD। नो, ये आप जानते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है। देन इसके बाद में आप देखेंगे जेनाइटल हर्पेस एंड सिकल सेल एनीमिया। देखिए जेनाइटल हर्पेस तो ठीक है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया को STD नहीं कह सकते आप। तो लास्ट में देखिए द चांसेस ऑफ a 5-year boy contracting a STD are very little। ये सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 157। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 158, 159 से लेते हुए 160 की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं, द इवोल्यूशन से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए पेंगुइन एक बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है। दोनों ने अपने ओरिजिनल हैबिटेट को छोड़ करके वाटर की ओर दोनों आ गए, और वाटर की ओर आने से उनमें स्विमिंग के लिए सिमिलर एडाप्टेशन के रूप में उनके फ्लिपर्स डेवलप हुए। मीन्स कन्वर्जेंस के थ्रू ये डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल इनको माना जाएगा। और सुनिए, अब ऑर्गन का नाम देकर के पूछा है, लेकिन यहां पर इवोल्यूशन पूछा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ठीक है हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यहां पर सेलेक्ट कर लिया, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि इन दोनों के फ्लिपर्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हैं या एनालॉगस एग्जाम्पल का, सॉरी एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हैं, तो उस केस में बच्चों याद रखिएगा एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, और ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आ गए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी रहेगा और एनालॉगस ऑर्गन भी, तो फिर याद रखना आपको सिलेक्ट करना होगा वहां पर एनालॉगस ऑर्गन, क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ऑर्गन का नाम लेकर पूछा है, और ऑर्गन अगर ऑप्शन में दिया है तो ऑर्गन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, पास्ट टू रिसेंट, पहले से शुरू करके अभी की ओर आने वाले ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हैं उनको अरेंज करना है। तो देखते हैं, होमो हैबिलिस है, होमो सैपियंस है, होमो निएंडरथैलेंसिस है एंड होमो इरेक्टस है। तो यहां पर सबसे पहले तो देखेंगे बेटा होमो हैबिलिस, इसको 1 करेंगे, और फिर इसके बाद में इसके बाद डेवलप हुआ था जो वो हुआ था यहां पर आप देखेंगे होमो इरेक्टस, ये डेवलप हुआ था, और फिर डेवलप हुआ था होमो निएंडरथैलेंसिस थर्ड, और होमो सैपियंस तो लास्ट में। तो सही सीक्वेंस हमें मिल रहा है ADCB। देखते हैं ADCB कहां है, ADCB आपको यहां 4th ऑप्शन में मिल रहा है, तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखते हैं मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा मेनली कंसीडर किया जाता है रेप्टाइल्स के लिए,
लेकिन यहां पर जो सही ऑप्शन दिया है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों का दिया है। तो इसको ए को मैच करेंगे, यहां पर आप देखेंगे बर्ड्स एंड रेप्टाइल, थर्ड ऑप्शन यहां ले लेंगे। प्रोटीरोजोइक एरा की बात करेंगे तो प्रोटीरोजोइक एरा लोअर इनवर्टिब्रेट से मैच करेंगे, 1 हो जाएगा। सीनोजोइक एरा की बात करते हैं हम लोग तो यहां पर फिशेज एंड एम्फीबियन से मैच करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एंड नो, सीनोजोइक एरा एक्चुअली मॉडर्न एरा है तो ये मैच करेगा, आप देखिए मैमल से, ये फोर्थ से मैच करेगा। और पैलियोजोइक एरा की बात करेंगे तो ये मैच कर जाएगा आपका सेकेंड, फिशेज एंड एम्फीबियन से। तो देखिए मैंने कहा था ना कि कॉलम मैचिंग की क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है। तो 3 1 4 2, अब हमें देखना है कि ABCD के साथ 3 1 4 2 का कॉम्बिनेशन हमें कहां मिल रहा है। तो 3 तो यहां मिला ही नहीं, ठीक है ना, तो यहां भी नहीं मिला, इन दोनों में मिल रहा है। तो 3 1 4 2 ये फोर्थ में मिल रहा है तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बेटा फोर्थ। देन यहां पर आइए देखते हैं इसके बाद की कहानी क्या हो सकती है, इस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, तो यहां देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग अडॉप्टिव रेडिएशन। तो आप देखिए एनसीईआरटी का एक जो डायग्राम दिया गया है उसी से लिया गया है यह क्वेश्चन। आप देखते हैं जिसमें कि नम्बैट है, स्पॉटेड कस्कस है और फ्लाइंग फैलेंजर है। तो ठीक है, देखते हैं, इसको रखते हैं आगे। मूल की बात करेंगे तो ये मार्सुपियल नहीं है। यहां पर लीमर की बात करेंगे तो मार्सुपियल नहीं है, वोल्फ मार्सुपियल नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे बॉबकैट है, तो बॉबकैट मार्सुपियल नहीं है। इस फर्स्ट ऑप्शन में आपको सभी के सभी मार्सुपियल मैमल मिल रहे हैं तो आपको यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 161 की बात करते हैं। तो 161 हो गया, 162 की बात करते हैं एक्चुअली बेटा। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर देखिए एडाप्टिव रेडिएशन है, तो एडाप्टिव रेडिएशन का जो सही एग्जांपल है वो है, एक तो यहां पर आप देखेंगे डार्विन्स फिंचेस भी एडाप्टिव रेडिएशन का बढ़िया एग्जांपल वो करती हैं, शो करती हैं। तो यहां पर आपको हो जाएगा, आप देखेंगे फोर्थ ले सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि ये फोर्थ हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे जैसे एडाप्टिव रेडिएशन का एक दूसरा एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अदर हैबिटेट से सिमिलर हैबिटेट में आने के कारण जो सिमिलर फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करेंगे, 4 लिम्स ऑफ मैन एंड व्हेल, ये तो नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, जी हां, ये एनालॉगस एग्जांपल क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू एनालॉगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पाया जाता है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू एनालॉगस ऑर्गन को हम मैच करवाएंगे तो यहां पर आ जाएगा थर्ड। देन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू बच्चों होमोलॉगस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल यहां पर देखेंगे बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल, जी हां बिल्कुल, ये सेकेंड से मैच करवा लेंगे हम लोग। और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक मींस ह्यूमन एक्शन, समझ रहे हैं ना। तो मैन मेड एक्शन के थ्रू आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा, तो फर्स्ट वाला आ गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बहुत क्लियरली यहां पर दिख रहा है 4 3 2 1। तो देखते हैं 4 3 2 1 यहां फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जा रहा है हमको, तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है तो आराम से यहां पर फर्स्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। आइए देखते हैं यहां इन अ स्पीसीज वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg, ठीक है। 97% of newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infant born with weight from 2 to 2.5 kg or
4.5 to 5 kg डाई। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक स्पीसीज है जिसमें जो मीडियम वेटेड इंडिविजुअल हैं वो तो सरवाइव कर रहे हैं, बट कम वेट वाले इंडिविजुअल्स एंड अधिक वेट वाले इंडिविजुअल जो हैं वो डाई कर जा रहे हैं, मैक्सिमम डाई कर जा रहे हैं। इसका मतलब जो मीन कैरेक्टर वैल्यू है वो सरवाइव कर रही है और वो उसका सर्वाइवल हो रहा है, मींस यहां पर आप समझिए कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात होने जा रही है। तो यहां पर देखेंगे विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। जी हां, बिल्कुल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वहां पर हो रहा है, क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मेन फीचर ही है देयर विल बी सिलेक्शन ऑफ मीन कैरेक्टर वैल्यू इन अ पॉपुलेशन। जी हां, तो आइए चलते हैं 164 165 की ओर। तो 164 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स which have evolved due to change in environment brought about by anthropogenic action। जी हां, करेक्ट एग्जांपल पूछ रहा है किसका? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। तो आइए देखते हैं यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे। डार्विन फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइलैंड, नो। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, सही है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, ये भी सही है। तो 2, 3 एंड 4 देखते हैं। 2, 3 एंड 4 यहां सेकंड नंबर पर है, राइट आंसर होगा हमारा ये। आगे देखते हैं कि अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया, मतलब एक पॉपुलेशन, ध्यान दें, किसी स्पीसीज की एक पॉपुलेशन पहुंचती है एक नए एरिया में। जी हां, हम तो इतने से ही समझ गए हैं कि क्या होने वाला है आगे। आगे देखते हैं विच आर द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडाप्टिव रेडिएशन, मींस नए स्पीसीज का इवोल्यूशन। आगे देखते हैं एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग अ वेरी लो फूड सप्लाई, फूड सप्लाई कम होगी तो वहां पर सर्वाइवल नहीं हो पाएगा इंडिविजुअल्स का। एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, देखो सिंगल टाइप का हैबिटेट होगा तो सिंगल टाइप की स्पीसीज इवॉल्व होंगी। एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट्स, जी हां, खाली हैबिटेट अगर कई तरह के होंगे तो वहां फूड सोर्सेज होंगे ही होंगे, तो ये सही आंसर आपका हो सकता है। चौथा देखते हैं एरिया विद मेनी हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत स्पीसीज हैं तो कंपटीशन ज्यादा होगा तो उनके सर्वाइवल के लिए चांसेस वहां पर कम हो जाएंगे, जो नए पहुंचे रहेंगे वो उनके सर्वाइवल के लिए। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। आइए देखते हैं यहां पर a gene locus has 2 alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele capital A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in a population? देखिए डोमिनेंट A एलील, कैपिटल A एलील की जो फ्रीक्वेंसी है 0.4 है, तो यहां पर जो गिवन वैल्यू है वो बेटा P की वैल्यू दी हुई है, P इज इक्वल टू 0.4। तो ऑब्वियस है कि जो Q की वैल्यू होगी वो Q की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ये हो गया। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है, आप देखिए, होमोजाइगस डोमिनेंट P स्क्वायर पूछा, तो P स्क्वायर हो जाएगा क्या 0.4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.16। अब देखते हैं 0.16 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। हेट्रोजाइगस पूछा है, मींस 2pq की वैल्यू पूछा है, तो 2pq की वैल्यू हो जाएगा 0.4 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे 0.48 ये आ जाएगा। तो 0.16 0.48 और जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.36। तो यहां पर फोर्थ हो जाएगा। हर्डी-वीनबर्ग लॉ है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देन यहां पर देखेंगे मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। जी हां, होमिनिड की बात करेंगे तो होमिनिड का जो करेक्ट ब्रेन साइज है, देखिए होमो हैबिलिस
होमो हैबिलिस की बात करेंगे तो इसको मैच करेंगे बेटा, यहां आप देखेंगे थर्ड से 650 to 800 सीसी होता है। होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडरथल मैन की बात करेंगे तो हम लोगों के लगभग इक्वल होता है, तो एनसीईआरटी में दिया भी है इसका 1400 सीसी, तो 1400 सीसी हो जाएगा, फोर्थ से मैच करेंगे। एंड होमो इरेक्टस की बात करेंगे तो होमो इरेक्टस का एनसीईआरटी में 900 सीसी दे रखा है, तो यहां पर इसका मैच करेंगे 1 से। एंड होमोसेपियंस के लिए जो बच रहा है सेकेंड से मैच कर लेंगे हम लोग, जो कि अप्रोक्स 1400 ही होता है। तो आप देखिए 3412, अब हमें देखना है किस ऑप्शन में 3412 का है, तो 3412 यहां सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 168 एंड 169। फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनएरोबिक। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं था और ये एनएरोबिक भी थे। ठीक है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रॉफ। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वह कीमो ऑटोट्रॉफ थे, एकदम सही है। दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया, बिल्कुल ये भी सही है। जी हाँ, तो यहां पर देखेंगे सेकेंड आंसर हमारा सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। देन इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या कहानी होगी 169 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। जी हाँ, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट्स हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट इवेंट माना जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुरू में बने थे। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, जी हाँ, ये इसके बाद आएगा। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे फिर इन ऑर्गेनिक पॉलीमर की कॉम्बिनेशन से प्रोटोबायोंट्स बने थे, तो ये थर्ड ऑप्शन पर, थर्ड नंबर पर आ जाएगा। और फिर डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, ये लास्ट में बना था, तो ये फोर्थ ऑप्शन पर आ जाएगा। तो जो सही आंसर, जो सही सीक्वेंस होगा, देखिए सेकेंड पहले आया, फिर इसके बाद में थर्ड आया, तो 2 3 हो गया, और फिर इसके बाद में 1 4, 2 3 1 4 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा हमारा टारगेट ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4। इस तरह का सीक्वेंस हमें यहां पर लेना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। तो कॉमन कोल्ड है इस तरफ और उस तरफ ऑर्गेनिज्म है, तो देखेंगे राइनोवायरस है, थर्ड पर मैच कर रहा है। हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, फर्स्ट से मैच करेंगे। विडाल टेस्ट आप देख सकते हैं टाइफाइड से रिलेटेड टेस्ट है, 2 से मैच कर रहा है। और एलर्जी तो डस्ट एंड माइट्स, यहां पर कॉमा होना चाहिए, कॉमा नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे फोर्थ, तो 3 1 2 4, तो देखते हैं 3 1 2 4 हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 171 की बात करेंगे बेटा। कोकीन तो एरिथ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है, तो थर्ड से मैच कर रहा है। हेरोइन की बात करेंगे तो आप देखेंगे हेरोइन जो होता है वो पैपावर सोमनिफेरम से निकाला जाता है, फोर्थ से मैच कर रहा है। और फिर मॉर्फिन की बात करेंगे तो ये सर्जरी में दिया जाने वाला एक पेन किलर है, तो ये फर्स्ट से मैच कर जाएगा। एंड मैरुआना की बात करेंगे तो कैनबिस सैटिवा, ये सेकंड से मैच करेगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 हमें कहां मिल रहा है, यहां फोर्थ में मिल रहा है 3 4 1 2, सही आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर फोर्थ। 172 की बात करते हैं बेटा, तो 172 की बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफाइड मैच कर रहा है किससे, बैक्टीरिया से, फोर्थ। लेशमेनिया
प्रोटोजोआ है। थर्ड, रिंगवर्म की बात करेंगे, फंगस है 1, और फाइलेरिसिस की बात करेंगे तो ये जो होगा नेमेटोड बॉर्न डिजीज है 2। तो 4312 देखते हैं कि 4312 कहां मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, सेकेंड हमारा टारगेट आंसर हो जाएगा। देन 173 की बात करते हैं। आइए यहां पर देखेंगे 2 स्टेटमेंट दिए हैं और यहां पर हमें देखना है ट्रू एंड फॉल्स में से सिलेक्ट करना है। तो देखिए, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में देखेंगे बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये होना चाहिए। तो देखेंगे यहां पर देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये हो जाएगा यहां पर। फिर इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहां पर भी कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। तो रिंगवर्म की बात कर रहे हैं, तो रिंगवर्म में आप देखिए रिंगवर्म का जो पैथोजेन है वो है ट्राइकोफाइटोन, सेकेंड से मैच कर रहा है। फाइलेरियसिस के लिए उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी थर्ड से मैच कर रहा है। मलेरिया के लिए आप देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये फोर्थ से मैच कर रहा है। एंड न्यूमोनिया के लिए फर्स्ट पर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो सही जो ऑप्शन बनेगा हमारा 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 कहां पर है भाई, 2, 3, 4, 1 यहां फोर्थ में है, 2, 3, 4, 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 175 की बात करते हैं बच्चों। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर यहां पर देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडी, बिल्कुल सही है। ऑटो इम्यून में तो यही होता ही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज ही है, तो जिसमें अटैक नहीं कर रहा है ये गलत हो जाएगा, अटैक करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही आंसर आपका हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। देन बेटा यहां पर देखेंगे 146, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उस इम्यूनिटी को कहते हैं जो कि बर्थ के बाद पैथोजेनिक एक्सपोजर या एंटीजेनिक एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में बॉडी में डेवलप करती है। तो आइए देखते हैं, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही हो गया। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, ये भी सही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 177। और द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mammary glands of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. This type of immunity is called as, जी हाँ, एक्चुअली मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन करके आ रही हैं न्यूबॉर्न की बॉडी में, इसीलिए इसको माना जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। क्या माना जाएगा बेटा, पैसिव इम्यूनिटी, जी हाँ। नेक्स्ट 178, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, देखते हैं। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, जी हां बिल्कुल सही है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ये गलत है बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा स्लो होती है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाए क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 179 की बात करेंगे तो ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हेरोइन नाम की जो ड्रग होती है
वो सिंथेसाइज की जाती है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। तो देखते हैं कि कहां पर है, ये फर्स्ट पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं बेटा। ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। Still, innate immune system is present at the time of birth because it, देखते हैं, is very specific and uses different macrophages। चलो, very specific तो नहीं है, आगे देखते हैं। produces memory cells, ये भी गलत हो जाएगा। had natural killer cells which can phagocytose and destroy microbe, ये सही हो जाएगा। जी हाँ, तो ये पैसिव हमारे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं और यही एट द टाइम ऑफ बर्थ बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से एक एक्सप्लेनेटरी वे में हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है इस पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको कोई दिक्कत बेटा नहीं हुई होगी। फिर भी अगर हुई होगी तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा या कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने पर हो सकता है ना उठे, बेटर है कि आप व्हाट्सअप करें तो आपको सही एक्सप्लेनेशन वहाँ पर समझा दूंगा। लेकिन व्हाट्सअप में आपको ये मेंशन करना होगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की डिस्कशन यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।